हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने जो शाम को वीडियो देखा था कि कुछ आपके लिए नया लेके आ रहा हूं, कुछ शानदार जानदार, कुछ अच्छे प्रश्न साहित्य के, कुछ अच्छे प्रश्न व्याकरण के लेके आ रहा हूं। तो उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूं। जितने भी प्रश्न आज अपने करेंगे वो ग्रामर के हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्न है, द्विवेदी युग है ना, उस द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न है, और इसके साथ साथ में कुछ उपन्यास के भी प्रश्न है, और इसके साथ साथ में कुछ प्रश्न अपने ग्रामर के जिसमें वाक्य के प्रश्न है, पर्यायवाची के प्रश्न है, और कुछ विलोम शब्द के प्रश्न भी हैं उनमें। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको लिखवा रहा हूँ या फिर जितने भी प्रश्न आज यहाँ करवाऊँगा 360 डिग्री एंगल में, वो सारे के सारे प्रश्न पीछे के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना, ओल्ड पेपर सीरीज चलाई हुई है। ये ओल्ड पेपर सीरीज का मतलब है कि पुराने पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे वो प्रश्न दोबारा अपने रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आपके पेपर में फ़ायदा हो। चलो अपने शुरुआत करते हैं। जितने भी साथी अपने इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर देना। भाई शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम या फिर नमस्ते या हेलो लिख के छोड़ दो, ताकि पता लग जाएगा भी कौन कौन साथी है वो जुड़े हुए हैं, कौन कौन से विद्यार्थी है वो अपने वीडियो से जुड़ रहे हैं। जो भी साथी ये वीडियो अब देख रहे हैं या फिर जो बाद में भी देखेंगे, कई बच्चे क्या होते हैं कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर वीडियो डालता हूँ या फिर लाइव आता हूँ, तब तो बच्चे क्या है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन बाद में वो वीडियो देख लेते हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे साथी एक बार कमेंट में हेलो ज़रूर लिख देना, ताकि हेलो लिखोगे तो क्या है कि फिर बाद में मेरे को पता लग जाएगा कि इन बच्चों ने ये वीडियो देख लिया है, क्योंकि बहुत सारे साथी अपने जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने जुड़े हुए हैं। अपने शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? ठीक है ना, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? ये है, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है। अब नीलकंठ है ना, अब नीलकंठ पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो नीलकंठ याद रखना कि नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके, ठीक है ना, और नीलकंठ तो शेर का पर्यायवाची नहीं होता, हाथी का पर्यायवाची नहीं होता, बंदर का पर्यायवाची नहीं होता, मोर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा नीलकंठ देखें तो नीलकंठ शिव का भी पर्यायवाची है। ठीक है ना, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है, तो शिव का भी पर्यायवाची है, और नीलकंठ है वो मोर का भी पर्यायवाची है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द में शिव का पर्यायवाची भी है। अपने दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। ये धरती शब्द है तो धरती का पर्यायवाची नहीं है। विधु, धरा, मही, इला, ये इला, मही और धरा, ये तीनों तो धरती के पर्यायवाची हैं। और ये जो विधु शब्द है ना, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। भाई ये किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो विधु शब्द हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने चंद्रमा का पर्यायवाची किए, और अगला प्रश्न आ गया कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इंदु, शशि, मयंक, ये तो चंद्रमा के पर्यायवाची है। और देखा जाए तो ये जो दिवाकर शब्द है, ये दिवाकर शब्द है ना, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है भैया, ये सूर्य का पर्यायवाची। एक बार सभी साथी अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखो कि आज जो आपको ये वीडियो बनाया, इसमें पीपीटी ब्लू, वाइट, येलो, रेड कलर की पीपीटी बना रखी है। जो कल मैंने परसों जो अपलोड की थी, परसों पीपीटी अपलोड की थी, जो वीडियो बनाया था उसमें ब्लैक एंड वाइट थी। दोनों में से कौन सा कलर आपको ठीक लगा, आपके विजुअल के लिए, आपको आंखों पे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट कर रहा है, आपकी आंखों को कौन सा ज़्यादा चुभ नहीं रहा है, वो कलर हमें बता देना, ताकि क्या है कि हम आगे की पीपीटी बनाए तो उस आगे की पीपीटी में उस हिसाब से भी मैं ये पीपीटी तैयार कर लूँ। इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो दिवाकर नहीं होगा। किसका पर्यायवाची है, तो दिवाकर है, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखो, गंगा नदी का पर्यायवाची, सुर का मतलब होता है देवता, सरी का मतलब होता है नदी, ये तो पर्यायवाची है। जहनु की पुत्री होने के कारण ये जानवी, ये भी पर्यायवाची होता है। देवताओं के पगों से निकलने वाली, या फिर भगवान विष्णु के पगों से निकलने वाली, इसके कारण इनको देवपगा भी बोला जाता है। ठीक है, सरिता, सरिता गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये तो नदी का पर्यायवाची है। ठीक है ना,
सरिता किसका पर्यायवाची है? सरिता नदी का पर्यायवाची है, तो इसमें गंगा नदी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये जो इंद्र है ना, ये सुरेश, सुरेश इंद्र का पर्यायवाची होता है। सुर के ईश या देवताओं के ईश, देवों के ईश, सहस्राक्ष हजारों आंखें हो, जिसकी बारिश जो होती है ना, बारिश के बूंदे हजारों आंखें होती है इनकी। ये जो रतिपति है ना, ये तो कामदेव का पर्यायवाची है। रतिपति तो कामदेव का पर्यायवाची है। अगर ऐसे पूछा जाए ना सचीपति, तो सचीपति तो इंद्र का पर्यायवाची है, सचिंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सचीपति तो इंद्र का पर्यायवाची है, रतिपति किसका हो जाएगा? तो कामदेव का हो जाएगा। अगला देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का गजराज, गणराज सॉरी, वक्रतुंड, हैरंब, ये तो गणेश के पर्यायवाची है, लेकिन ये विधायक, अब कई बार बच्चे जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं इसको, विधायक को विनायक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये विधायक पर्यायवाची नहीं है। एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधायक इसका पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, तालाब में जन्म लेने वाला कमल होता है, ठीक है ना। अरविंद, अरविंद भी पर्यायवाची होता है। ये उत्पल का अर्थ होता है कमल, ये उत्पल है ना, उत्पल का अर्थ कमल होता है भाई, ये उत्पल शब्द है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर देता हूं। ये जो शब्द है ना, ये यहां उत्पल शब्द है। कौन सा शब्द है ये? इसमें मैं ऐड कर देता हूं, पेन अपने नोट करते हैं, और कोई भी कलर, हाँ ये है, ये उत्पल। इस उत्पल का अर्थ भी कमल होता है, ठीक है ना। इस उत्पल का अर्थ भी कमल होता है। और ये सलील, सलील का अर्थ तो पानी होता है। सलील का क्या अर्थ होता है? पानी। अब इसमें अगर देखा जाए ना, तो इसमें कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सलील नहीं होगा। उत्पल का अर्थ तो कमल होता है, ठीक है ना। हाँ, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब दय प्रत्यय यहीं आ गया तो यहीं हो गया। ये जलद का तो अर्थ तो बादल होता है, ठीक है ना। अंबुधि, अंबुधि धी प्रत्यय आ गया, जल के धी प्रत्यय लगने से ये समुद्र का पर्यायवाची बन गया। रत्नों का खजाना या रत्नों की खान होने का कारण ये समुद्र बन गया। ये पारावर भी समुद्र का पर्यायवाची है। तो जलद इसका पर्यायवाची नहीं है, जलद तो बादल होता है भाई, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मनमथ, मन को मथने वाले, मनोज, मन में जन्म लेने वाले, पुष्प धनवा, पुष्प ही जिनका धनुष हो। चंद्रमौली, मौली का अर्थ होता है मस्तक, माथे पर जिसके चंद्रमा हो वो तो शिव होते हैं भाई। माथे पर जिसके चंद्रमा वो कौन होते हैं? तो वो शिव होते हैं, ठीक है ना। चंद्रमौली शिव का पर्यायवाची है। ये चंद्रमौली शब्द है ना, ये RS मेंस 2020 वाले पेपर में आया था, 2020-21 का पेपर हुआ था, उसमें था ये चंद्रमौली शब्द। अब सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। अर्जुन के पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण। देखो, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होता है, धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची होता है। गुडाकेश, सुरेश, ये नहीं, बीच में रह गया, ये नहीं होता भाई। धनंजय होता है, पार्थ होता है, कुंती के पुत्र होने के कारण कौनते बोला जाता है इनको। गुडाकेश, गुडाकेश शिव का भी पर्यायवाची है, और गुडाकेश अर्जुन का भी पर्यायवाची है, याद रखना। जो नींद को जीतने लेने वाले वो शिव भी होते हैं, और नींद को जीतने लेने वाले अर्जुन भी होते हैं। तो ये 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। धरती के स्वामी, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ये धर्मराज, तो वैसे ही गलत हो गया ये, ठीक है। धर्मराज तो युधिष्ठिर का पर्यायवाची होता है। केस का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल केस होते हैं, कच्छ का अर्थ बाल होते हैं, सिरोरु का अर्थ बाल होते हैं, सरोरु का अर्थ कमल होता है भाई। सरोरु किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची है। हाँ जी, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये अभी मैं पेपर बना रहा था, उससे पेपर से पहले LDC 2024 में आया था। हाँ, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला है, रमा है। वसुंधरा तो धरती का पर्यायवाची है भाई। वसुओं को धारण करने वाली वसुंधरा धरती का पर्यायवाची है ये, ठीक है। अगला अपने 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, स्त्री का पर्यायवाची। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें ये जो पाणी है ना, पाणी का अर्थ तो हाथ होता है, तो यही नहीं है। बाकी वनिता, ललना, कामिनी, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची होते हैं इसके। शाखा मृग बहुत महत्वपूर्ण है भाई।
शाखा मृग अर्थात शाखाओं पर मृग की तरह दौड़ने वाले। शाखाओं पर मृग की तरह कौन दौड़ते हैं? तो बंदर दौड़ते हैं। अगर कभी इसके साथ साथ में मैं ऐड कर देता हूँ, अगर कभी आपके पेपर में आ जाए निशा मृग कौन होते हैं ना, तो निशा मृग का याद रखना चमगादड़ होते हैं। निशा में मृग की तरह दौड़ने वाले वो कौन होते हैं? तो वो चमगादड़ होते हैं। निशा मृग किसका पर्यायवाची है? चमगादड़ का। शाखा मृग किसका है? तो बंदर का पर्यायवाची है। हाँ, पर्वत का पर्यायवाची है। उर्ग का अर्थ सांप होता है भाई। उर्ग का अर्थ क्या होता है? तो उर्ग का अर्थ सांप होता है। जग का अर्थ संसार होता है। खग का अर्थ पक्षी होता है। खग का अर्थ बाण होता है। खग का अर्थ सूर्य होता है। खग का अर्थ तारे होता है। खग का अर्थ यान होता है। खग का अर्थ चंद्रमा होता है। खग का अर्थ हवा होता है, क्योंकि ख का अर्थ होता है आसमान। ख का अर्थ क्या होता है? आसमान। और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो आसमान में जितनी चीजें गमन करती है वो सारे खग मैंने लिखे हैं। इसे पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जो गमन न करे नग, नग पर्वत का पर्यायवाची है अभी, ठीक है ना। अगला देखो, विलोम शब्द वाले प्रश्न आते हैं। अब विलोम शब्द युग्म नहीं है। प्राचीन अर्वाचीन, स्थावर जंगम विलोम शब्द है। सम्मुख और आमुख ये तो बराबर के ही आ गए, विलोम शब्द युग्म नहीं है। ये तो बराबर ही है। सम्मुख विमुख होता है इसका, ये नहीं होगा। ह्रास रुदन होता है। विलोम शब्द नहीं है, सही नहीं है। सापेक्ष का निरपेक्ष ठीक है। आपत्ति और विपत्ति, स्वकीय परकीय या स्वकीय परकीय, समष्टि व्यष्टि, ये तीनों तो सही है भाई। ये इसका आपत्ति विपत्ति नहीं होती, ठीक है। आपत्ति अनापत्ति होता है। अनुज का विलोम शब्द, अनुज, अनुज का मतलब होता है बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। और अनुज का विलोम शब्द होता है अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज का मतलब क्या होता है? तो बड़ा भाई होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? अनुज का विलोम शब्द अग्रज हो जाएगा। विलोम शब्द युग्म नहीं है। खुशबू बदबू, शांत प्रशांत, उत्थान पतन, साक्षर निरक्षर, सही है ये तो। उत्थान पतन ये भी सही है। खुशबू बदबू ये तो सही है। शांत अशांत होता है ये तो ये अशुद्ध हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुकर, सुकर का विलोम शब्द होता है दुष्कर। सुकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। सामिस जो मांस खाता हो, निरामिष जो मांस न खाता हो, या फिर ये निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी, और सामिस का अर्थ होता है मांसाहारी, ठीक है ना। कृत्रिम का विलोम शब्द होता है नैसर्गिक, इंपॉर्टेंट है ये। नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक भी होता है, प्राकृतिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक होता है ये, ठीक है। हाँ, हलाहल का अर्थ जहर होता है, और जहर का विलोम शब्द सुधा अमृत होता है। ये इसका जहर है, इसका अर्थ जहर है, और जहर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा ये, ठीक है। कायर का विलोम शब्द, कायर का ये है ना, कायर का विलोम, कायर का विलोम क्या होता है? कायर का विलोम शब्द वीर होता है। अनिवार्य का, अब अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होता है। अनिवार्य जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐच्छिक इच्छा पर आधारित, ठीक है, ऐच्छिक। नीरस का विलोम शब्द, नीरस से शब्द बना है नी शब्द के रस शब्द लगने से, ठीक है। बिना रस के नीरस होता है, सरस रस सहित हो जाएगा ये। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। आ गया वैसे तो ये। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर हो जाएगा ये। सुयोग, ये अपने 3rd ग्रेड की वैकेंसी थी, 3rd ग्रेड 2013 के पेपर में आया था ये, बाड़मेर वाले में, बाड़मेर में आया था। सुयोग का विलोम शब्द, अब सुयोग का विलोम शब्द वियोग नहीं होता, कुयोग होता है भाई। संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। तामसिक अंधेरी प्रवृत्ति के, सात्विक सच्ची प्रवृत्ति के, सात्विक हो जाएगा इसका विलोम शब्द। दाता देने वाला, सूम प्राप्त करने वाला, सूम हो जाएगा इसका। सरल वाक्य है
उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, मोहन आया और ये और लगने के कारण ये संयुक्त वाक्य हो गया। जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, तब इसमें तो मिश्र वाक्य हो गया। जब वह आएगा तब सोहन जाएगा, इसमें भी ये मिश्र वाक्य हो गया। इसके कारण ये सरल वाक्य है भाई, ठीक है ना। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। मिश्र वाक्य छांटिए। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य। मैं जानता हूं कि, अब ये की लगते ये मिश्र वाक्य हो गया भाई। कि कौन सा वाक्य हो गया? तो ये मिश्र वाक्य हो गया। 2 लड़के सामने वाले कमरे में रहते थे, सरल वाक्य। 4 कमरों के मकान में वह अकेला है, ये भी सरल वाक्य है। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो गया? 2 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञा देना। अब देखो, भारत एक महान देश है, नहीं है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, नहीं है, उसने सबको आमंत्रित किया, आपको यह कार्य तुरंत करना चाहिए। अब इसमें आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का भाव होता है ना, याद रख लो। आज्ञा के मतलब ये आगे नहीं दी जाती, आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का भाव होता है ना, वहां आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो 4 नंबर में उत्तर हो जाएगा। आज पानी बहुत गिरा, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य में कौन सा है? तो सरल वाक्य है। सरल वाक्य बहुत आसान वाक्य है, सरल वाक्य है। जब वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे, तो ये जब और तब आ रहा है ना, ये जब और तब आने के कारण इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, सामान्य है, तो इसमें देखो किसी भी वाक्य में 2 भाग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता मोहन है, तो ये मोहन हो जाएगा, इसमें कर्ता मोहन हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं भाई, ये तो बहुत सरल है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह निषेधात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। मनाही का भाव होता है, उसमें निषेधात्मक वाक्य होता है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। अब जो लग रहा है ना, तो जो लगने के कारण ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह जहां चाहे जाए। अब ये प्रश्न है, ये 2nd ग्रेड 2014 हिंदी आरपीएससी में आया था। ये इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य माना था भाई। जहां चाहे, देखो ये वह जहां जाए, मुझे क्या लेना देना, जहां आ रहा है ना जाए, जहां शब्द लगने के कारण ये मिश्र वाक्य है। कई बच्चे इसमें ये संयुक्त मिश्र वाक्य कर दिया था, मिश्र वाक्य ही होगा इसमें। अब अपने 40 प्रश्न तो है व्याकरण के, अब कुछ द्विवेदी युग के प्रश्न और साथ साथ में अपने उपन्यास के प्रश्न कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उपन्यास और द्विवेदी युग के प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है। जो साहित्य के विद्यार्थी है वो इनको देखना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके भविष्य में ये बहुत काम आएंगे। हाँ जी, 41वां प्रश्न करते हैं कि द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी की विशेषता है। नैतिकता, आदर्शवाद द्विवेदी युग की विशेषता है। राष्ट्रीयता की नवीन अवधारणा विशेषता है। अब देखें तो सिर्फ गद्य में परिवारजन, पद्य में नहीं, ये विशेषता तो भारतेंदु युग की है। कौन से युग की है ये विशेषता? तो ये तो भारतेंदु युग की विशेषता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गद्य में, सिर्फ गद्य में परिवारजन, पद्य में नहीं। सिर्फ गद्य में खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन, ठीक है। सिर्फ गद्य में परिवारजन, वो भी खड़ी बोली हिंदी का। पद्य में तो वैसे के वैसे ही थी, वो भाषा ब्रज भाषा ही थी भारतेंदु युग में, पद्य में। और गद्य और पद्य में दोनों में परिमार्जन हुआ था ना, वो द्विवेदी युग की विशेषता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कितने समय तक रहे थे? अब याद रखना, सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक ये संपादक रहे थे। कितने साल रहे थे ये? 17 साल या 17 वर्ष रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। अब देखो, स्वर्गीय वीणा, ये तो पढ़ी हुई रचना है भाई। भारत गीत इनकी रचना है। रसिक रहस्य और कश्मीर सुषमा, इनकी कश्मीर सुषमा भी रचना है। ये जो रसिक रहस्य रचना है ना, ये रसिक रहस्य रचना हरियोध सिंह उपाध्याय की है। ये जो रचना है ना रसिक रहस्य, ये हरियोध जी की रचना है। इनका मैं पूरा नाम लिखता हूं, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा, मैं पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अयोध्या सिंह है, ठीक है। ये बार बार प्रश्न आएगा, तो इसको क्या है कि थोड़ा सा आप भी याद रखना।
अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका उपनाम था हरिऔध, ठीक है। तो ये हरिऔध जी की रचना है रसिक रहस्य। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास और राष्ट्रीय वीणा। ये जो राष्ट्रीय वीणा शब्द है ना, ये राष्ट्रीय वीणा, ये रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय वीणा नहीं है। स्वर्गीय वीणा तो श्रीधर पाठक की है, ये गया प्रसाद शुक्ल, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल, और इसका उपनाम है स्नेही, इनकी रचना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है ये, ठीक है ना। राष्ट्रीय वीणा तो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना, और अगर देखा जाए तो स्वर्गीय वीणा तो श्रीधर पाठक की रचना है, याद रखना। नाथूराम शर्मा की शंकर की रचना नहीं है। अनुराग रत्न तो बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये भी रचना है। गर्भगंडा रहस्य, ये भी इनकी रचना है। ये जो मेवाड़ गाथा है ना, ये इनकी रचना नहीं है भाई, ये रचना लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके बाद में बहुत काम आएगा। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है ये, ठीक है ना। अपने अगला पढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं का कालक्रम से सही है विभाजन है, सही विभाजन है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ट्रिक, ये स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। मीथ है, मास है, इनकी ये ट्रिक है इनकी, ठीक है ना। मीथ है, मास है, मी से मिलन, ये मिलन रहा, थ से पथिक, ये रहा, मां से ये मानसी रहा, ये सह से ये स्वपन रहा। 3 नंबर का ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। मीथ है, मास है, ये जो मीथ है मास है ना, ये 17, ठीक है, ये 20, ठीक है, ये 27, मानसी है ना, मानसी 27 में लिखी गई थी, और ये जो स्वपन है ना रचना, ये 29 ईस्वी में लिखी गई थी, 1929 ईस्वी में, ठीक है। मीथ है, मास है। अगला अपने पढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि तो श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है तो श्रीधर पाठक है। त्रिशूल उपन्यास उपनाम से कौन लिखते हैं तो त्रिशूल उपन्यास से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लिखते हैं। कविता कौमुदी जो रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी कितने खंडों में है याद रखना, इनकी मैं ट्रिक लिख रहा हूं। रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है, भाग कितने में लिखा 8 ही, ऐसे याद रख लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी रचनावली वो भी 8 ही में है, 8 भागों में है निराला रचनावली। और रामनरेश त्रिपाठी की जो कविता कौमुदी है वो भी कितने भागों में तो वो 8 भाग्य में। त्रिपाठी 8 ही, ये दोनों शब्द याद कर लेना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेन एग्जाम में बहुत काम आएगी ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त जी की भारत भारती रचना कब लिखी गई तो याद रखना भारत भारती 12, भारत भारती और भारत भारती 12 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, रातों रात प्रतियां बिक गई थी इनकी। भारत भारती 12। हाँ, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को काव्य का आधार बनाकर गुप्त जी ने यशोधरा रचना कब लिखी तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर काव्य लिखा गया है गुप्त जी द्वारा, यशोधरा। तो ये जो यशोधरा है ना, इसमें यशोधरा को गौतम भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले गए जाते हैं। तो सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं तो इसकी प्रसिद्ध पंक्ति भी है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो छोटे बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चले जाते थे तो वो 32 दांत भी नहीं आए थे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। यशोधरा में 32 दांत पूरे ही नहीं हुए थे, 32 दांत पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही वो छोड़कर गौतम बुद्ध चले गए थे। अपने बेटे के 32 दांत पूरे ही नहीं हुए, उससे पहले ही गौतम बुद्ध है अपनी पत्नी को और बेटे को छोड़कर चले गए। तो याद रखने लेना इसमें ये गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर काव्य गुप्त जी ने, गुप्त जी कौन है तो यह मैथिली शरण गुप्त है। कब लिखा था तो 32 में लिखा था। मधुप उपनाम से बंगला में रचनाओं का हिंदी अनुवाद किसने किया था। मधुप उपनाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी मधुप, ठीक है ना। ये मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का हिंदी अनुवाद किसने किया था तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। अगर इन्होंने ब्रज भाषा में किस नाम से लिखा था तो रसिकेंद्र नाम से लिखा था भाई, याद रखना। ये किस नाम से लिखा था तो
रसी केंद्र नाम से। और बंगला भाषा में किस नाम से लिखा था? तो मधुप नाम से लिखा था। अगला है साकेत काव्य का कौन सा सर्ग उर्मिला विषयक है? उर्मिला विषयक यात्रा वृतांत मतलब उर्मिला विषयक कवियों की उर्मिला के स्त्री विषयक उदासीनता या फिर स्त्री पात्रों के प्रति उदासीनता थी, नारी विषयक खासकर उर्मिला विषयक उदासीनता थी, उसको पढ़ करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस लेख को पढ़ करके और मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं उर्मिला पर काव्य साकेत। और साकेत का जो 9वां सर्ग है ना वो उर्मिला पर आधारित ही है भाई। उर्मिला कौन थी? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य ना, तो याद रखना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसने लिखा था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा था। मैं हरियोध अधूरा नाम ही लिख रहा हूं, पूरा नाम अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आया था, वो देख लेना। इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा था ये। ठीक है, ये प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है ना, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। ये जो श्रद्धाराम फ्लोरी है, ये श्रद्धाराम फ्लोरी किसके द्वारा भाग्यवती उपन्यास है, तो भाग्यवती उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फ्लोरी के द्वारा लिखा गया ये। ठीक है, ये 1877 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1877 ईस्वी में लिखा गया था ये श्रद्धाराम फ्लोरी द्वारा भाग्यवती उपन्यास। हाँ, परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था? ठीक है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब लिखा गया था? तो ये 1882 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1882 ईस्वी में लिखा गया। तो याद रखना 82 परीक्षा गुरु और 77 है, 77 भाग्यवती हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल ये देवबाला नाम से भी लिखा गया था। याद रखना ये किस नाम से लिखा गया था? ये ठेठ हिंदी का ठाठ पहले देवबाला नाम से लिखा गया था। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? तो ये हरियोध जी ने लिखा था। इन दोनों की जो सन है ना, ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ ये तो लिखा था 1899 ईस्वी में। याद रखना ये तो कब लिखा गया था? 1899 ईस्वी में। और अधकिला फूल है ना, ये 1907 ईस्वी में लिखा गया था भाई। कब लिखा गया था? 1907 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया ये हरियोध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी द्वारा लिखा गया। चंद्रकांता संतति उपन्यास किसने लिखा? अब चंद्रकांता है ना, याद रखना ये देवकी की बहन है, ऐसे याद कर लो। ये चंद्रकांता संतति स्कूल व्याख्याता में 2022 वाले में भी ये प्रश्न आया था। अब ये चंद्रकांता है ना, ये देवकी की बहन है, ऐसे याद कर लो। देवकी की बहन चंद्रकांता। ठीक है, याद रह जाएगा। तो देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति है। ये उपन्यास 1886 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है ना, और ये कितने भागों में? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कितने भागों में? ये 6 भागों में है। ठीक है ना, कितने भागों में? तो ये 6 भागों में है। किसके द्वारा लिखा गया? देवकी नंदन खत्री के द्वारा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये गोपाल दास गहमरी है ना, ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक है और इन्हें हिंदी का आर्थर कानन डॉयल कहा जाता है। अंग्रेजी उपन्यासकार थे जो जासूसी उपन्यासों के रचयिता थे, आर्थर कानन डॉयल। और हिंदी के आर्थर कानन डॉयल किसे कहा जाता है? तो गोपाल दास गहमरी को कहा जाता है। जासूसी उपन्यास लिखते थे ये। प्रेमचंद द्वारा रचित जिसमें धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार व पाखंड का चित्रण किया गया है। धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार व पाखंड का चित्रण किया गया, वो है देवस्थान रहस्य। याद रखना ये असरारे माविद नाम से लिखा गया था। पहले उर्दू में किस नाम से लिखा गया था? ये असरारे माविद नाम से लिखा गया था। और इसको बाद में किस नाम से लिखा था? तो देवस्थान रहस्य नाम से लिखा गया था। ये 1905 से 1907 ईस्वी में, ये 1905 से 7 ईस्वी के बीच में, 1905 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1905 ईस्वी में हिंदी में लिखा गया था, ये याद रखना। ठीक है ना, 1905 ईस्वी में लिखा गया था ये। प्रेमचंद द्वारा रचित देवस्थान रहस्य। प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? याद रखना प्रेमचंद द्वारा रचित एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। कहीं आप रंगभूमि याद कर लो, क्योंकि रंगभूमि में वैसे है कि किसान आंदोलन जो राजस्थान का वो
ये बिजोलिया वाला किसान आंदोलन और बूंदी वाला किसान आंदोलन है ना, ये इस रंगभूमि उपन्यास में चित्रित हुआ है। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो रूठी रानी है इनका ऐतिहासिक, एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है। गोदान उपन्यास कब लिखा गया, बहुत बार ये प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है ये गोदान उपन्यास। तो ऐसे मान लो कि प्रेमचंद का प्रेमवची है गोदान उपन्यास। ये कब लिखा गया, 1935 ईस्वी में लिखा गया था गोदान उपन्यास। वैशाली की नगर वधू किसने लिखा। अब वैशाली की नगर वधू ऐसे याद रख लेना, नगर की वधुएं होती है ना, शहर की लुगाइयां, वो चतुर होती है, ऐसे याद हो जाएगा। शहर की औरतें हैं ना, नगर की वधुएं, वो चतुर होती है, और चतुर से याद हो जाएगा, चतुर सेन है शास्त्री। शायद 1948 ईस्वी में लिखा गया था ये। ठीक है ना, ये कब लिखा गया था, 1948 ईस्वी में लिखा गया था। मतलब 48 साल में, आज़ादी के 1 साल बाद में तेज हो गई थी औरतें, नगर की औरतें वो तेज हो गई थी, याद रख लेना। अब अपने तो ट्रिक बनानी है, कैसी बना लो। ठीक है। वैशाली की नगर वधू, नगर वधू मतलब क्या होती है, चतुर होती है। कंकाल उपन्यास किसने लिखा, कंकाल, तितली, अधूरा उपन्यास, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा था भाई। किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का व्यभिचार। अब दिल्ली का दलाल है ना, वो तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का व्यभिचार है ना, ये ऋषभ चरण जैन का है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ चरण जैन। देहाती दुनिया सन 1926 ईस्वी में लिखा गया था। देहाती दुनिया कब लिखा गया था, 1926 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे कहा जाता है, तो देहाती दुनिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो देहाती दुनिया को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। ठीक है। शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अब अपने 67वां प्रश्न देखते हैं कि दहेज व अनमेल विवाह की समस्या पर लिखा गया प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। तो दहेज व अनमेल विवाह की समस्या पर लिखा गया निर्मला उपन्यास है भाई, याद रखना। कौन सा उपन्यास है, तो निर्मला उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किसने लिखा। चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया था। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। अगर आपसे पूछूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निराला रचनावली कितने खंडों में है, आप बता सकते हो कितने खंडों में है। पाठी से याद रह जाएगा कितने खंडों में, 8 में। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई, कितने खंडों में, 8 खंडों में। ठीक है ना, तो चोटी की पकड़ क्या हो जाएगा, निराला की रचना है। आज का अंतिम प्रश्न अंतिम आकांक्षा उपन्यास के साथ में, अंतिम आकांक्षा उपन्यास किसने लिखा। अंतिम आकांक्षा उपन्यास किसने लिखा, निराला ने तो लिखा नहीं था भाई। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के तो 3 ही है, कंकाल, तितली, इरावती। बात आती है गोविंद वल्लभ पंत की, और बात आती है सियाराम शरण गुप्त की। गोविंद वल्लभ पंत की तो वो उपन्यास इनका महत्वपूर्ण है, वो नाटक उपन्यास है ना, मैं नाम आप उनका भूल गया, अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत। हाँ, सियाराम शरण गुप्त का अंतिम आकांक्षा उपन्यास है। इसमें एक रामचंद्र नाम का पत्र होता है, वो समाज में है ना भ्रष्टाचार, समाज में व्याप्त कुरीतियां और भ्रष्टाचार के माध्यम से उल्लेख करता है कि समाज में कैसी, उससे पता चलता है कि समाज में कैसी कुरीतियां थी, समाज में कैसे भ्रष्टाचार फैला था। ठीक है। आपके लिए ये जो 70 प्रश्न है, ये 70 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे भाई। इसके अलावा ये जो 70 प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ में आज जितने भी आपको प्रश्न करवाए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आप फ्री हो स्लाइड चला के और पढ़ा करो। ठीक है। आगे आपके लिए और भी बहुत शानदार वीडियो आएंगे। थोड़ा सा मेरे को बस ये समस्या आ रही है कि थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, शायद 1 महीने 1.5 महीने की बात और है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उसके बाद में मैं डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया करूँगा। अभी समस्या थोड़ी सी ये चल रही है कि समय अभाव के कारण में, और थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना पड़ता है, घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है, तो खुद के टाइम के कारण क्या है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ पाता। जैसे ही 1-1.5 महीने में मैं फ्री हो जाऊँगा उसके बाद में वापस अपने डिजिटल बोर्ड पे ये सारे के सारे बाकी जो प्रश्न जो भी और सीरीज जितने भी अपने प्रश्न लेके आऊँगा वो सारे अपने डिजिटल बोर्ड पे चलाएंगे। ठीक है ना। आप सभी साथी जुड़े रहना, और जो भी मैं वीडियो डाला करता हूँ उसकी अपडेट मैं दे दिया करूँगा। आपने जो जितने भी साथी आज नए जुड़े हैं
वो सभी साथी इस वीडियो को कृपया शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ भाई, जाते जाते एक बार सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ में। जाते जाते सभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतना ज़्यादा ही हमें हौसला मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए, इसकी उम्मीद के साथ में आपका जो दिन है शुभ रहो। आप अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, नमस्ते।